हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। प्रिपरेशन मंत्रा चैनल में आप लोग का स्वागत है। मैं कुणाल गुजर, आपका फिजिक्स टीचर। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, सेल के बारे में देखा था, सेल के बेसिक इंट्रोडक्शन को देखा था, सेल डिस्चार्जिंग का फॉर्मूला देखा और सेल चार्जिंग का फॉर्मूला देखा। आज हम लोग उसके आगे के टॉपिक को देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आज हम लोग का टॉपिक क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में सबसे फर्स्ट टॉपिक है सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ना हम लोग को, सीरीज कॉम्बिनेशन। जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, उसी तरह सेल का भी सीरीज कॉम्बिनेशन देखेंगे। और तो एक से साथ ज्यादा सेल जुड़ेंगे तो वो बैटरी में कन्वर्ट होता है। When the two or more cell are combined in the form of series, then it is called battery। जैसे आप टॉर्च देखिए, टॉर्च के पीछे एक बैटरी सेल, एक दूसरा सेल, दोनों मिलकर क्या बना देगा, बैटरी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग चलो देखते हैं, ठीक है ना। यहां पर चलो, मेरे पास एक पहला सेल है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर ये दूसरा सेल और ये दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। इस सेल के नाम को देते हैं हम लोग, कुछ नाम दे देंगे, E1, E2, ये R1 है और ये R2 है, ठीक है ना। कुछ पॉइंट का नाम देते हैं। इस पॉइंट का नाम हम देते हैं A, इस पॉइंट का नाम देते हैं B और इस पॉइंट का नाम देते हैं C। इसके साथ हम एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं जो कि है कैपिटल R। यहां पर ये R रजिस्टर को ये दोनों सेल मिलकर करंट दे रहा है। इस R रजिस्टर को ये E1, E2 दोनों सेल मिलकर करंट दे रहा है, ठीक है ना। हम लोग को क्या निकालना है, करंट का वैल्यू, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ये तीन वैल्यू हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है ना। चलो यहां पर एक सर्किट को ब्रेक करने के लिए की, जैसे हम लोग की को ऑन करेंगे करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, इलेक्ट्रिक करंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहेगा, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। ये दोनों सेल को हटा लेना है, रेजिस्टेंस वही है। ए और सी के बीच में एक सेल जोड़ेंगे। क्या करेंगे हम लोग, एक सेल जोड़ देंगे। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट सी है। ये रेजिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। और ये है आपको R इक्विवेलेंट और यहां है E इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ये R इक्विवेलेंट है और ये E इक्विवेलेंट है। मतलब नेट R और नेट E के बीच में, ये दोनों फिगर के बीच में रिलेशन निकालना है। हम लोग के पास फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, फॉर्मूला हमने सीखा है V इक्वल टू E माइनस आई आर। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके थे। V इक्वल टू क्या होता है, E माइनस आई आर। V इज द वोल्टेज, E इज द EMF, IR क्या है, लॉस वोल्ट है। फर्स्ट सेल के लिए हम लगाएंगे तो क्या होना चाहिए, VA माइनस VB इक्वल टू E1 माइनस IR1। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, A और B के बीच में। सेकेंड कंडीशन क्या लगाएंगे, VB VC E2 माइनस IR2, ठीक है ना। अगर हम इस दोनों को ऐड कर दें, अगर आप दोनों को ऐड करते देखिए तो B और B यहां पर कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट साइड क्या बचेगा, VA माइनस VC। राइट साइड देखो E1 प्लस E2। और इसमें से अगर I को बाहर निकाल दिया जाए तो यहां क्या बचेगा, R1 प्लस R2। VA माइनस VC यहां से देखिए, फिर से वापस वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो इस बार क्या यूज करेंगे, यहां पर E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। राइट साइड जो है लिखेंगे ये आपका फॉर्मूला हो गया, रिलेशन हो गया इंडिविजुअल ईएमएफ और नेट ईएमएफ में। फिर से यहां से देखिए, फर्स्ट सेल किस दो पॉइंट के बीच जुड़ा हुआ है, ए और बी के बीच में। तो वहां डिस्चार्जिंग का केस V इक्वल टू E माइनस आई आर होता है। तो VA माइनस VB इक्वल टू E1 माइनस IR1। ए का वोल्टेज बड़ा है क्योंकि करंट ए से, देख रहे हो करंट इधर से आ रहा है ना। उसी तरह सेकंड का VB माइनस VC E2 माइनस IR2, दोनों का ऐड कर दिए, B और B कैंसिल, VA माइनस VC E1 प्लस E2 माइनस I ब्रैकेट R1 प्लस R2। तो VA का मतलब E इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ए और सी के बीच में तो सेकंड फिगर E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये E इक्विवेलेंट इसके बराबर हो जाएगा
और आर इक्विवेलेंट यहां हो जाएगा, होगा ना। तो मेरे पास जो फॉर्मूला आया E इक्विवेलेंट क्या हो गया, E1 प्लस E2 दो सेल के लिए, R इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 प्लस R2 दो सेल के लिए। तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ते थे तो रेजिस्टेंस बढ़ता था, यहां भी देखो सेल अगर जोड़ दिए तो सेल का ईएमएफ बढ़ जाएगा, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। सेल का क्या होगा, ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। अगर ये सारा सेल सेम हो जाए, फॉर इक्वल सेल ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, तो ई इक्विवेलेंट देखो क्या होगा, एन ई, और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, एन आर। ई इक्विवेलेंट क्या होगा, एन ई, और आर इक्विवेलेंट क्या होगा, एन आर। मतलब नेट वैल्यू अगर हम इसमें करंट का मान निकालें तो देखो वो भी करंट का मान क्या होता है, टोटल वोल्टेज दैट इज एन ई, और टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एन आर, ठीक है ना। टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस एन आर, इससे हम लोग करंट निकाल सकते हैं। इसमें बहुत सारा कंडीशन भी हो सकता है। अगर हम लोग आर का मान, इफ कैपिटल आर जो है वो बहुत बड़ा हो एन इंटू आर से, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देना होगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, इंटरनल बहुत कम है, मतलब सेल हीट नहीं कर रहा है, तो उस केस में करंट का मान देखो क्या होगा, एन इंटू, ठीक है ना, ई डिवाइडेड बाई आर। मतलब देखो तो करंट क्या है, एन टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ई तो हो गया सेल का एक वोल्टेज, आर हो गया एक्सटर्नल, और करंट क्या हो गया, एन टाइम्स इंक्रीज हो गया। कब, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या हो जाए, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। अगर हम लोग इसमें याद रखना, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस का मान एक्सटर्नल से अगर बहुत ज्यादा हो तो कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए क्या होगा, I इक्वल टू एन ई बाई एन इंटू आर, कैंसिल हो गया, तो I का मान देखो E बाई आर। ये कंडीशंस को याद रखिएगा, इस कंडीशन पर बहुत सारा न्यूमेरिकल, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको बनाने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। ये हुआ आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट ईएमएफ, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एकदम आसान है, कोई इसमें बड़ा हार्ड नहीं है। अगर इसी कॉन्सेप्ट में हम लोग अगर पैरेलल को देखें, ठीक है ना, अब हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग पैरेलल सेल में सीरीज में देखो, ई इक्विवेलेंट क्या है, E1 प्लस E2, आर इक्विवेलेंट क्या हो गया, R1 प्लस R2, और ये हो गया नेट करंट का वैल्यू, ठीक है ना। हम लोग को क्या निकल गया, नेट करंट का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। दूसरा आपको है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो सबसे पहले एक रेजिस्टेंस होना चाहिए, इस रेजिस्टेंस को दो सेल करंट प्रोवाइड करा है, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ठीक है ना। ये हो गया कैपिटल आर, R1, R2, E1, E2। करंट फ्लो करेगा फर्स्ट में I1, सेकंड से I2, तो नेट वैल्यू क्या हो गया, I, और ये मान लो A और B के बीच में है, ठीक है ना। सेम फिगर, रेजिस्टेंस नहीं बदलना है, सेल के वैल्यू को चेंज कर देना है, ठीक है ना। इसको मान लीजिए R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट, A और C के बीच में करंट तो वही होगा I, टोटल करंट। जैसे वहां पर हम लोग E1 प्लस E2 का रिलेशन आया, यहां पर देखो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, करंट। पैरेलल में क्या सेम रहेगा, वोल्टेज, ठीक है ना। तो मेरे पास फॉर्मूला मालूम है, V इक्वल टू E माइनस आई आर। क्या होता है, V इक्वल टू E माइनस आई आर। अगर आई आर को हम इधर लाएं तो क्या होगा, E माइनस V, तो I का मान क्या होगा, E बाई आर, V बाई आर, और V का मतलब क्या हो गया, V माइनस वी सी, सॉरी V ए माइनस वी बी, A और B के बीच में, A और B के बीच में। तो अगर हम लोग इंडिविजुअल लिखना स्टार्ट करें तो I1 अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, E1 R1, V तो सेम होगा, यहां फिर से R1, ये फर्स्ट इक्वेशन। I2 अगर लिखोगे, E2 R2 V R2, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। दोनों को अगर ऐड कर दें, I1 प्लस I2 क्या हो गया, I के बराबर। यहां पर दोनों को से एक साथ लिखेंगे, E1 बाई R1, E2 बाई R2, इसको ब्रैकेट में एक साथ लिखो, माइनस V लिखो, ब्रैकेट में 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, और I का मान क्या होना चाहिए इस केस के लिए, E इक्विवेलेंट, ठीक है ना, बाई R इक्विवेलेंट माइनस V बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 बाई R1
E2 बाई R2 ब्रैकेट बंद माइनस यहां पर तो V होगा, ठीक है ना, V1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ कंपेयर करेंगे, कंपेरिजन होगा ना, तो देखो तो कंपेरिजन क्या होगा, E इक्वेलेंट बाई R इक्वेलेंट, फॉर्मूला हो जाएगा E1 बाई R1 E2 बाई R2। ये है नेट EMF का कॉन्सेप्ट पैरेलल के केस में, और दोनों को कंपेयर करेंगे 1 बाई R इक्वेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये है नेट रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। अगर रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पैरेलल में सेम होता है, बस वहां पर EMF याद करो, सीरीज में क्या था, E1 प्लस E2, यहां है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 इक्वल टू E बाई R इक्विवेलेंट। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का कॉन्सेप्ट अलग होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का कॉन्सेप्ट अलग होगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद रखना एकदम, एक बार फिर से देख लो। फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, V इक्वल टू E माइनस IR, IR को लेफ्ट साइड, V को राइट साइड, तो I का मान क्या हो गया, E बाई R V बाई R। पैरेलल के केस में करंट तो डिफरेंट होगा लेकिन वोल्टेज सेम होगा, तो I की जगह क्या लिख दिया, I1 E1 R1, V सेम रहेगा R1। उसी तरह I2 का लिख दिए, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर I1 प्लस I2 क्या हो गया, I के बराबर, यहां दोनों एक साथ ऐड होगा, इसमें से V कॉमन, और I का मान अगर हम निकालें तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, फॉर्मूला में E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट कंपेयर कर दिए, मेरे पास लास्ट एक फॉर्मूला आ गया। वो फॉर्मूला देखो क्या आता है, फॉर्मूला में यहां फिर से लिख रहे हैं, E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट E1 बाई R1 E2 बाई R2, ठीक है ना। उसी तरह 1 बाई R इक्विवेलेंट फॉर इक्वल सेल, अगर सेल इक्वल हो जाए क्या हो जाएगा, E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, मान लो इसमें नंबर ऑफ सेल हो जाए क्या, M बी द नंबर्स ऑफ सेल, जैसे वहां N था ना, यहां M मान लो, तो E बाई R E बाई R E बाई R कितना होगा, E बाई R कितना टाइम्स, M टाइम्स, ठीक है ना। तो यहां देखो क्या आएगा, E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट M इंटू E बाई R, क्या आना चाहिए, M इंटू E बाई R, और R इक्विवेलेंट का हमको पता है फॉर्मूला, अगर ये सारा बराबर हो तो क्या होगा, E इक्विवेलेंट R बाई M इक्वल टू M E बाई R। ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको बता चुके थे, ये ऊपर जाएगा तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल, ये R से R कैंसिल, तो आप देखो क्या आया, इससे क्या पता चल रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कभी भी वोल्टेज चेंज नहीं होता है अगर इक्वल सेल है तो। मतलब किसी भी बल्ब को जलाने के लिए दो तरफ से एनर्जी देंगे तो उसको जितना जरूरत है उतना ही यूज करेगा, ये नहीं कि दो सेल दो तरफ देने से पर उसका ज्यादा वैल्यू बढ़ जाएगा, नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। किस केस में, अगर सारा वैल्यू सेम हो जाए, तब ध्यान रखना है E इक्विवेलेंट बाई R इक्विवेलेंट, E1 बाई R2 E2 बाई R2 इस तरह चलता रहेगा, तो E इक्विवेलेंट का मान E और R इक्विवेलेंट का मान कितना होगा, R बाई M पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो यहां पर हम लोग को करंट का वैल्यू भी फाइंड करना है, ठीक है ना, करंट का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो ध्यान से फिर से, E इक्विवेलेंट कितना आ गया, E, R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R बाई M, तो I का मान कितना होगा, वोल्टेज बाई टोटल रेजिस्टेंस। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ME डिवाइडेड बाई MR प्लस स्मॉल r। ये हुआ आपको करंट, ठीक है ना, ये करंट था। अगर यही ये किस केस में है, पैरेलल के केस में। अगर इसको कंपेयर करें सीरीज से, तो याद कीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कितना होगा, NE, R इक्विवेलेंट कितना होगा, NR, तो I का मान कितना होगा, E, NE R प्लस NR। तो याद रखने का ट्रिक देखो, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, EMF ऑफ ईच सेल, EMF ऑफ ईच सेल, R प्लस R, R प्लस R। M किधर मल्टीप्लाई है, यहां पर M जो है एक्सटर्नल के साथ मल्टीप्लाई है, और यहां नंबर ऑफ सेल किसके साथ है, इंटरनल के साथ मल्टीप्लाई है। इसलिए एक याद रखोगे तो दोनों फॉर्मूला आसानी से याद कर सकते हो। और सेल इन सीरीज और सेल इन पैरेलल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल इन सीरीज और सेल इन पैरेलल आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट से हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल को देखेंगे, ठीक है ना। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसमें क्वेश्चन आता है, कोई कॉम्बिनेशन ऑफ सेल मिलाकर और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को मिलाकर ही आपको जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बनाया जाता है इसी कल से बनाया जाता है। तो आई होप आपको
सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छे समझ में आया होगा। पिछले वाले टॉपिक को हमेशा रिकैप कीजिए, तब जाकर आपको कोई भी टॉपिक एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर। किसी भी टॉपिक को जानने के लिए प्रीवियस टॉपिक का रिवीजन मस्ट है, क्योंकि टॉपिक अगर पीछे वाला नहीं देखेंगे टॉपिक भूलते जाएंगे। देखो करंट में हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं। पहले तो बेसिक 1 से 2 वीडियो में क्या था, बेसिक कॉन्सेप्ट था, ओम्स लॉ था। ओम्स लॉ तक तो कुछ नहीं है, लेकिन उसके बाद जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, सेल का कॉन्सेप्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का कॉन्सेप्ट, अभी ये सीरीज पैरेलल बनाया है, इसी में एक मिक्स कॉम्बिनेशन का भी कॉन्सेप्ट होगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्योंकि दोनों कॉम्बिनेशन कुछ सीरीज में हो, कुछ पैरेलल में भी हो, ठीक है ना। सर्किट डायग्राम से ज्यादातर आगे चल के जितना इलेक्ट्रॉनिक, जितना आईआईटी में जो भी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच लेता है, उसमें सब सर्किट डायग्राम का यूज बहुत ज्यादा होगा। तो ये बेस अगर स्ट्रांग रहेगा तो वहां पर क्वेश्चन, वहां पर सर्किट डायग्राम बनाना आसान रहेगा, ठीक है ना। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिपरेशन मंत्रा चैनल।